नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमने पिछले कक्षा में दिखाया था आपको क्या संधि पढ़ा रहे थे। क्या संधि? संधि का मतलब क्या होता है? मेल। क्या होता है? मेल। हमने देखा था इतिहास का पढ़ते होंगे आप, वहाँ भी क्या होती हैं? संधियाँ होती हैं, यानी कि दो राजा आपस में मिल जाते हैं ना। तो यहाँ क्या मिलता है? जो संधि होता है, जो यहाँ संधि होता है, यहाँ क्या होता है? यहाँ दो वर्ण मिलते हैं। जैसे ही वहाँ दो राजा मिलते हैं और यहाँ पे दो वर्ण मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने कल क्या पढ़ाया था, थोड़ा रिकैप करते हैं आपको हम कि ताकि आप पुराने कुछ जुड़े इसमें। कल हमने पढ़ाया था आपको संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि की क्या परिभाषा होगी? जब दो वर्ण आपस में मिलकर कुछ विकार पैदा करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। और फिर संधि कैसे बना हुआ है तो आप बताएंगे सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय। क्या बताएंगे? सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय। ठीक है। और फिर संधि में कौन सी संधि है? आप बताएंगे कि संधि पद में परसवर्ण संधि है। ठीक है। और परसवर्ण संधि के क्या सूत्र क्या है? क्या है? अनुस्वारस्य यही पर सवर्णे। इतना हो गया था। फिर हमने कहा संधि के तीन भेद। संधि के तीन भेद कौन कौन? स्वर संधि, इसका अन्य नाम क्या था? अच संधि। यानी स्वर संधि को हम अच संधि बोल सकते हैं या बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था? व्यंजन संधि, यानी व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? हल संधि। तीसरा क्या था? विसर्ग संधि। ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया था? स्वर संधि को क्या किया था? उसके कितने भेद थे? 8 भेद थे। कितने? 8। कौन 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 थे? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयाद संधि, छठवां पररूप संधि, सातवां पूर्व रूप संधि, आठवां प्रकृत संधि। ठीक है। तो हमने आप क्या दिखा दिया था? जो उसका दीर्घ संधि था, यानी पहला क्या था? दीर्घ संधि। हमने उसको क्या था? डिटेल से बता दिया था। आज हम उससे क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। यदि गुण की बात की जाए तो कहते हैं कि वो इंसान ईमानदार है। कहते हैं उसकी ईमानदारी क्या है? उसके गुण है वह बुद्धिमान है। क्या है उसके गुण हैं? वह चरित्रवान है। क्या उसके गुण हैं? लेकिन जब हम संस्कृत व्याकरण में गुण की बात करते हैं, जब हम संस्कृत व्याकरण में गुण की बात करते हैं तो वहाँ क्या आता है? एक सूत्र आता है, अदेंग गुण। क्या आता है? अदेंग गुण। कहता है अत एंग क्या है? गुण है। यानी ये क्या है? यदि पूछता है कि अदेंग गुण क्या है, अदेंग गुण क्या है, तो आप बताएंगे ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या है ये? गुण संज्ञा करने का सूत्र। क्या करता है ये? गुण संज्ञा करता है। ठीक है। यानी कि यदि कोई पूछता है कि अदेंग गुण सूत्र कौन सा कैसा सूत्र है, तो आप बताएंगे कि जो अदेंग गुण सूत्र है वह गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। इतना क्लियर हो गया? यानी पूछेंगे गुण संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं, तो क्या बताएंगे आप? अदेंग गुण। अब इसको क्या करेंगे? हम डिफाइन करेंगे तो बचेगा क्या? अत और एंग। क्या है ये? गुण। ठीक है। अब ये एंग क्या है? हमारा प्रत्याहार है। इस एंग प्रत्याहार में क्या आता है? ए और ओ। ठीक है। एंग क्या है? हमारा प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? तीसरा। पहला क्या था? अ ई उ ड़। दूसरा क्या था? री री क। तीसरा क्या था? ए ग।
तो क्या दिया, यहाँ क्या लिखा था, एंग लिखा था, क्या, एंग, ठीक है ना। तो जब हम एंग प्रत्याहार बनाएंगे इसमें क्या क्या लेंगे, हम ए और ओ को ग्रहण करेंगे। ए और ओ को हम यहाँ ग्रहण कर लिए, और ये क्या लिखा हुआ है, अत। तो एक सूत्र है परस तत्कालस, उसको जानने की जरूरत आपको नहीं है। आप ये जाने कि जिसके आदि में, जिसके अंत में या जिसके आदि में त लगा हो तो सिर्फ उसके पूर्व का ही हम ग्रहण करते हैं, यानी कि हम अ को यहाँ पे हम ग्रहण करेंगे। यानी अत से हमें अ मिल गया, एंग से हमें ए और ओ मिल गया। अब करें जो ये तीनों हैं क्या है, ये गुण संज्ञक वर्ण है। क्या है ये, गुण संज्ञक या गुण वर्ण है, गुण संज्ञक वर्ण है, ठीक है। यानी कि यदि आप कोई आपसे पूछेगा कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि गुण संज्ञक वर्ण ए, ओ, अ, ए और ओ हैं, ठीक है। अब गुण संज्ञक वर्ण करने का सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण, ठीक है। तो क्लियर हुआ। यानी पूछेंगे कि निम्न में से, एक क्वेश्चन ऐसे हम पूछते हैं कि निम्न में से गुण संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है या कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि अ, ए और ओ, यानी कि जहाँ भी गुण संज्ञा होगा, जहाँ भी गुण संधि होगी वहाँ पे अ, ए और ओ जरूर रहेंगे। ना क्लियर हुआ। जहाँ पर भी गुण संधि होगी वहाँ पे क्या होगा, अ, ए और ओ जरूर रहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, गुण संधि। यानी गुण संधि के लिए हमें अ, ए और ओ का होना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि जो पहला सूत्र क्या हमने क्या बताया आपको, अध्ययन गुण। तो अध्ययन गुण क्या मिला हमें, अत मिला, अत से हमें क्या मिला, अ मिला, एंग से क्या मिला, ए और ओ मिला, ठीक है। गुण हमें पता करना है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो क्या है, अ, ए और ओ। चलें आगे। यानी हमें यहाँ बताने का मतलब ये था कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो आपने सीखा कि गुण संज्ञक वर्ण अ, ए और ओ गुण संज्ञक वर्ण हैं। कहाँ मिला हमें, अदें गुण से। इसमें कहाँ से मिला, तो अदें में अत हुआ, संधि करेंगे इसका हम, तो अत और एंग हो गया। तो अत से हमें अ मिल गया, एंग से हमें ए और ओ मिल गया, ठीक है। अदें गुण क्या मिल गया हमें, गुण संज्ञक वर्ण मिल गए। कौन कौन से, अ, ए और ओ। कोई दिक्कत नहीं में, नहीं ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अभी आपने क्या सीखा, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, अ, ए और ओ। इसके आगे सूत्र आता है, गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुण, आद गुण। क्या करता है ये करता है, कह रहा है कि आद। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आत, ठीक है, गुण। इसके पहले एक सूत्र आता है इको याणच। क्या आता है, इसको हम आपको आगे दिखाएंगे, फिलहाल अभी आप इतना जानते रहिए। जब आप पाणिनि अष्टाध्यायी का अध्ययन करेंगे, यानी पाणिनि महाराज की जो अष्टाध्यायी है, जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ये सब सूत्र क्या मिलेगा, क्रम से मिलेंगे। तो ये इसमें मिलेगा, इसके बाद तब फिर ये मिलेगा। तो ये क्या है, इको याणाची कहता है कि इक के बाद ना क्या हो, आण हो, क्या हो, आँच हो, क्या हो, अच। यानी कि अब कह रहा है आत, अब कह रहा है आत मतलब क्या, अ या आ। यहाँ जो आत है इसका हमारा क्या लेंगे, अ या आ, ठीक है। अब कह रहा है अ या आ के बाद कोई भी अच हो, क्या हो, अच हो। ये कहता है आद गुण, कर अ या आ के बाद कुछ इसे हम ग्रहण करेंगे। तो कर अ या आ के बाद जब कोई स्वर हो, क्या हो, अच हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे, गुण संज्ञक करेंगे। यानी कि
जब हम गुण संधि करेंगे तो कह रहा है अ या आ के बाद जब कोई स्वर हो, अ या आ के बाद जब कोई स्वर हो तो हम क्या करेंगे, गुण संधि करेंगे। आदिगुणा कहता है कि अ या आ के बाद जब कोई स्वर हो, इसका हम यहाँ पे अनुहार कर लेते हैं, कुछ यहाँ से हम ग्रहण कर लेते हैं। तो कहता है आदिगुणा कि अ या आ के बाद जब कोई अच यानी स्वर हो तो क्या करेंगे, हम वो गुण संज्ञक या गुण संधि कर देंगे। गुण संधि कब होगी, जब वहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी दो वर्णों को जोड़ने पर अ, ए और ओ आदेश होगा, तभी क्या होगी वहाँ पर हमारी गुण संधि होगी। क्लियर हुआ? यानी हमने इसको क्यों लिखा, इससे हमें यहाँ से जो अच था, यानी जो हमारा अच था, इसे हमें यहाँ पे ग्रहण करना था। कहाँ पे, इस वाले सूत्र में। ये कहता है कि जो आद है, आद परे अचि स्या, यानी कह रहा है फिर गुण अस्ति। ठीक है, यानी कह रहा है कि आद यानी अ या आ के बाद, परे माने बाद में क्या हो, अचि हो। आद अचि परे स्यात्, यानी कि आद के बाद अच प्रत्याहार का वर्ण हो। अच मतलब क्या, स्वर हो, तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, यानी कह रहा है अ या आ के बाद कोई स्वर हो। अब स्वर में क्या रहेगा, यदि हम यहाँ पे अ कर देते हैं, अभी हमारा स्वर है, हम यदि यहाँ पे, ये भी तो हमारा स्वर है, यदि हम अ या आ के बाद स्वर कर देते, अ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ संधि बन जाएगी ना। तो हम यहाँ पे अ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इस साइड हमारा, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं पूर्व पक्ष। क्या बोल सकते हैं, पूर्व, ऐसे उत्तर, या इसे पर भी बोलते हैं, पूर्व या पर। ठीक है, तो कह रहे जो हमारा पूर्व का अंतिम वर्ण होगा क्या होगा, अ या आ होगा, लेकिन जो हमारा उत्तर का जो हमारा आदि वर्ण होगा वो क्या होगा, स्वर होगा। स्वर में क्या होगा, ई होगा, छोटी या बड़ी ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या होगा, उ होगा, छोटा उ या बड़ा उ, फिर री होगा, छोटी या बड़ी, फिर ली होगा। अब ली का हमें दीर्घ होता ही नहीं है। हम जानते हैं कि जो हमारा ली स्वर होता है, ली होता है, इसका दीर्घ होता ही नहीं। हमने इसके पहले भी बताया था। तो ली का क्या नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है ये कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है। तो ली का दीर्घ नहीं होता है। यहाँ भी लिख लेते हैं ऐसे, अ या आ को जब हम उ से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अ या आ को जब हम री से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अ या आ को जब हम ली से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमने बताया क्या, देखते हैं फिर से गुण संधि को हम, ताकि हम यहाँ जब एग्जाम्पल दे आप क्लियर हो जाए, जब हमको समझाए उदाहरण में तो आपको क्लियर हो जाए। हमने कहा गुण संधि, तो आपने कहा गुण संधि तब होगी सर जब वहाँ पे अ, ए और ओ इन तीनों में से कोई वर्ण होगा। हमने कहा क्यों, तो आपने बताया कि अ, ए और ओ ये गुण संज्ञक वर्ण हैं, यानी गुण संज्ञक वर्ण जहाँ रहेंगे वही गुण संधि होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। जहाँ पे जिसकी संतान रहेगी तो वही उसके संतान कहलाएंगे ना। तो कह रहा है कि अ, ए और ओ क्या है, ये गुण संज्ञक वर्ण हैं। अ, ए और ओ क्या है, गुण संज्ञक वर्ण हैं। और एक फिर हमने कहा कि इतना मिल गया, तो आपने कहा कि अ, ए और ओ को होना, तभी हम क्या कहेंगे, उसको गुण संधि कहेंगे। अब ये क्या होता है, आदेश होता है ना। तो अब कहा अ, फिर आया सूत्र क्या, आदगुण आया। आदगुण कहता है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद स्वर हो तो दोनों को मिलाकर
या दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, गुण संधि, दोनों क्या होता है, गुण आदेश हो जाता है। अ या आ के बाद स्वर हो तो दोनों के स्थान पे गुण का आदेश हो जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए हमने कहा क्या, यदि हम इसको पहले देखते हैं कि अ या हमने कहा महेश, क्या कहा, क्या कहा हमने, महेश। यह क्या है, हमारा संधि पद है। ठीक है, महेश क्या है, संधि है। कोई दिक्कत? यदि हम महेश से कुछ विच्छेद क्या होगा, यदि हम पूछे कि महेशा का विच्छेद क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, महाधन ईश, महाधन ईश। हमने कहा था कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो क्या हो जाते हैं। अब इन दोनों के आदेश पर, इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा। हमने कहा अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो इन दोनों के स्थान पे, यानी इस आ और इस ई के स्थान पे क्या होगा, गुण आदेश होगा, गुण आदेश होगा। हमने कहा गुण आदेश होगा, जैसे ही हमने कहा गुण आदेश होगा तो इन्होंने कहा गुण में सर 3 वर्ण मिल गए, अ, ए और ओ। तो क्या हम इन एक के ही स्थान पे तीनों रखेंगे? जैसे हमने कहा कि अ या आ के बाद ई या ई आए तो इनके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे गुण आदेश होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसे डिवाइड करें, म ह को हलन करके यहाँ पे हम आ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम ई और सह लिख लेते हैं। तो आ और ई मिलके क्या हो गया, गुण हो गया। जैसे हमने गुण का नाम ले लिया तो आपने कहा सर गुण में तो 3 वर्ण आ गए थे, गुण में 3 वर्ण आ गए थे ना, तो अब इन तीनों को हमें रखना है क्या, तो फिर क्या हुआ, नहीं रखना है। क्या करना है, अब गुण में हम यहाँ देखते हैं कि अब इनके जो उच्चारण स्थान हैं, इनके जो उच्चारण स्थान हैं, अब इसमें जो इनके समान मिल जाएगा, यानी इस आ और इस ई के समान जो मिल जाएगा इसमें, उसी को हम यहाँ पे ग्रहण करेंगे। यानी गुण में भी अब इनके गुण मिलने चाहिए। ठीक है, तो जो आ यहाँ दिया हुआ है, अ या आ, इसका उच्चारण क्या होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। क्या होगा इसका, कंठ होता है। फिनिश क्या दिया हुआ है, ई ना, छोटी या बड़ी। तो क्या होता है, इचुए सा नाम ताल। इसका क्या होता है, ताल। यानी आ और ई, आ का कंठ है, ई का तालु है। तो अब गुण में हम देखते हैं जो हमें आदेश हुआ है, क्या आदेश हुआ है कि इन दोनों के स्थान पे हमें गुण करना है। तो अब गुण में देखते हैं किसी कंठ तालु है क्या। ठीक है, तो जो अ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, अ दिया हुआ है, तो अ क्या है, सिर्फ कंठ है। क्या है, कंठ है। फिर ए दिया हुआ है। अब ए का उच्चारण क्या होता है, हमने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया था कि जो ए होता है इसका उच्चारण क्या होता है, कंठ तालु होता है। क्या होता है, कंठ तालु होता है। यानी कंठ तालु में खोज रहे थे, तो यानी इस गुण के स्थान पे क्या आदेश होगा। हमने कहा जब गुण होगा तो इन्होंने कहा क्या कि सर गुण में क्या मिल रहा है हमें, ए, और जो ए है इसका उच्चारण स्थान हमारे जो स्थानीय थे आ और ई के उच्चारण स्थान से मिल रहे हैं, इसलिए इन दोनों के स्थान पे हमें ए आदेश कर देना चाहिए।
क्या करना चाहिए, यहाँ लिखते हैं इसको, देखिए म था, ह था और आ था, फिर ई था, फिर सह था। तो हमने देखा कि इसका उच्चारण क्या था, कंठ था, और इसका तालु था ना, इसका क्या था, कंठ था, इसका तालु था। तो इन्होंने कहा इन दोनों के स्थान पे गुण आदेश हुआ। गुण में हमें क्या मिला था, अ, ए और ओ। तो हमने कहा इसका जब कंठ है, इसका तालु है, तो अब इसमें किसका कंठ तालु या कंठ कुछ मिल जाए, इससे संबंधित जितना मिल जाए। तो जो ए है, अ का उच्चारण कंठ होता है, हम जानते ही हैं। अकुह विसर्ज नियनम कंठ, ए का एदयतो कंठ तालु क्या होता है, कंठ तालु उदयतो कंठोष्ठव, इसका क्या होता है, कंठोष्ठव। ठीक है, यानी कंठ तालु मिल गया, कहाँ मिला, ए पे। यानी इस आ और ई जो स्थानीय है, जब इनके आदेश आएंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान या इनका जो उच्चारण स्थान क्या हो गया, अब मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सेम है, यानी कि अब क्या आ गया यहाँ पे, ए आदेशित, इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हुआ, ए आदेश हुआ। ठीक है, देखिए म ह और यहाँ पे स बचा, क्योंकि ई और आ के स्थान भी हुआ था। अब इसमें जो हमारा व्यंजन है वो अपने बाद वाले स्वर से जुड़ जाता है। तो क्या हो गया, जुड़ के जुड़ गया, महेशा पद बना। कोई दिक्कत हुआ, फिर से देखिए एक बार। हमने कहा गुण संधि में अ, ए और ओ वर्ण आने चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे ए वर्ण आया हुआ है, जैसे क्या है, ये गुण संधि है। यानी महेशा में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे गुण संधि है। इसका विच्छेद क्या होगा, तो आप बताएंगे महाधन ईस। इनमें कोई दिक्कत, अब कैसे बन रहा है महेशा, महाधन ईसा से हम दिखा रहे हैं। तो पहले क्या था, महेशा था, इसका विच्छेद क्या किया, महाधन ईसा। तो हमें महा के अंत में क्या मिला, आ मिला, और ईसा के आदि में क्या मिला, ई मिला। यानी कि हमारा ये जो प्रोफार्मा था फिर बैठ गया कि एक तरफ अ या आ हो और एक तरफ क्या हो, छोटी या बड़ी ई हो। तो जब इतना मिल गया तो हम आ गए कहाँ पे, वहाँ पे। अब देखते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, अ या आ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और फिर ई छोटी या बड़ी ई हो, इनका उच्चारण क्या होता है, ताल होता है ना। तो जब कंठ और ताल को हम मिला दिए तो क्या बन गया, कंठ ताल मिल गया, कंठ ताल बन गया। और फिर कंठ ताल देखते हैं कि जो हमें गुण आदेश हो रहे थे अ, ए और ओ, इसमें किसका कंठ तालु है, तो इसका सिर्फ कंठ है। यानी अ का क्या है, क्या है, अ का सिर्फ कंठ है, ए का क्या है, कंठ तालु है, और ओ का कंठोष्ठ है ना। तो क्या है, ए का कंठ तालु है। यानी इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया, हमें ए आदेश हुआ ना। तो अब आ के स्थान पे आ और ई के स्थान पे क्या हुआ, हमें ए आदेश हुआ। तो हमने फिर इसको जब नेक्स्ट बनाया तो मह धन ऐसा किया। अब जो ह है हलंत है, यानी कि व्यंजन है, ये अपने बाद वाले स्वर से जुड़ जाएगा। जब जुड़ गया तो क्या बना, महेश। इतने किसी कोई दिक्कत, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होता है ये, नहीं है। हमने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिए थे कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, बताया था कि नहीं। अब उसी की आवश्यकता यहाँ पड़ रही है।
देखिए, यानी कि इसको यहाँ लिख दें, अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई हो, अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ हो, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ री हो, अ या आ के बाद ली हो। इसका दीर्घ होता ही नहीं है ना, तो हमने दिखाया क्या इसको। अब पहले आप देखिए, जो ई है इसका जो उच्चारण क्या होता है, ताल होता है। क्या होता है, ताल। इसका ओष्ठ, इसका मूर्धा, इसका दंत होता है। ठीक है, इतना ही आप जानते रहिए। अब आपका ही हम डिलीट नहीं करेंगे, पढ़ा रहेगा। अब देखिए, हमने दिखाया इसका तो कंठ होता है, आप जानते ही हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यानी पहले में क्या मिला था। अब एक चीज़ और, इसका क्या होता है, का सिर्फ कंठ होता है, एक का कंठ तालु होता है, इसका कंठोष्ठ होता है। ठीक है, अब देखिए, अ या आ के बाद यदि ई होगा तो क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि अब हम जब इनके स्थान कुछ आदेशित करेंगे तो इनसे मिलता जुलता होना चाहिए, यानी जब इनका उच्चारण स्थान है ये मिलने चाहिए। तो ए का जो उच्चारण क्या था, कंठतालु था, इसलिए हम इनके स्थान क्या ला दिए, ए ला दिए। ठीक है, अब पता क्या है, आगे देखते हैं। अब ऊ वाले के प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, जैसे हमने महेशा बताया था, सॉरी एक मिनट और, महेशा बताया था, उसी प्रकार से क्या बनेगा, सुरेशा भी बनेगा। क्या बनेगा, सुरेशा। इसको दिखाते हैं, पहले एक और प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। सुरेशा ना, क्या होगा इसका, सूर धन ईस, सूरधन ईस। क्या होगा यहाँ पे, सु को सूर होने दीजिए, र का अ निकाल लीजिए और ई का ई निकाल लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स। जैसे आप पिछले किए थे, यानी कि अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद जब ई हो तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, ए आदेश हो जाता है ना। तो जैसे आप बना बता किया था यहाँ पे, क्योंकि क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि गुण में तो 3 वर्ण थे, लेकिन जो इनका उच्चारण स्थान है उनमें ये जो था इनका उच्चारण सेम था, इसलिए इनके स्थान पे वही आदेश। जैसे यदि किसी पिता की संतान है, जैसे किसी पिता के संतान है तो उनकी संपत्ति कौन अधिकारी होगा, उसकी संतान होगा, जो उसके समान होगा ना। तो क्या उसकी संतान ही तो आएगी। इसलिए जो स्थानीय था, इनके स्थान में कौन आया, जब आदेशित हुआ तो कौन आया, जो इनके समान था ना। तो अ और ई के स्थान समान क्या था, कंठ तालु था। ये कंठ और ये कंठ और ये तालु मिला क्या बन गया, कंठ तालु। जब कंठ तालु बन गया तो इनके स्थान क्या आ गया, ए आ गया। तो सूर धनसह बना, और फिर जो व्यंजन है अपने बाद वाले स्वर से जुड़ जाता है। एक सूत्र है अछीना नाम पर्ण, अछीनम पर्ण
संयोग। लेकिन आप ज़्यादा परेशान मत होइए, जानिए व्यंजन जो है अपने बाद वाले स्वर से जुड़ जाता है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सु र। अब ये है तो ये हो गया, फिर सह लिख दीजिए इसी में, सुरेश बन गया। जैसे महेश बना से सुरेश बन गया, ऐसे नरेश बन जाएगा, ठीक है, ऐसे रमेश बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यानी कि हमारा अब ये, अब इसके लिए आप 2-3 कर लीजिएगा अपने से। जैसे सुरेश ने बताया था, नरेश लिख लीजिएगा, और महेश, देवेश, ठीक है, ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। अब ये अपने से आप खुद हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विच्छेद कहाँ होता है और उसके संधि ये क्यों आदेशित हो रहा है, आप सब अपने आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब ये हो गया, अब चलते हैं इस वाले रो में, ठीक है। एक रो हमारा हो गया, सेकेंड रो में चलते हैं। सेकेंड रो में हमारा क्या है, जैसे हम कर दें महोत्सव, क्या महोत्सव ना, क्या बन जाएगा महोत्सव, क्या था संधि पद था, क्या था संधि पद था। यदि पूछा है कि महोत्सव में कौन सी संधि, क्या बताएंगे आप गुण संधि है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ दिखाई पड़ रहा है जो कहता है कि अगर ओ हो तो क्या हो जाएगा गुण संधि हो जाएगी। इसका विच्छेद क्या होगा आप बताएंगे महाधन उत्सव, यानी महोत्सव का विच्छेद पद क्या होगा, क्या बताएंगे आप महाधन उत्सव, ठीक है। अब देखिए इसका फिर डिवाइड करें हम तो म हो गया, ह को लिख करके आ को हम अलग कर दिए, फिर उत्सव में ओ को ले करके और सब को पास कर देते हैं। यानी कि अब देखिए हमें यहाँ पे यह प्रोसेस मिला कि नहीं, अ या आ के बाद उ या उ हो तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा। तो हम इसे देख लीजिए कि ये पहले क्या हो चुका था, अ या अ और ई के बाद ये आ गया था स्थान पे, अब बचा अ है और ओ है। तो जो अ का उच्चारण क्या था कंठ था और उ का ओष्ठ था, यानी अब हमें क्या हो रहा है खोजना है कंठोष्ठ। तो जो ओ है इसका उच्चारण क्या है कंठोष्ठ है, यानी कंठोष्ठ है, यानी आ और उ के स्थान पे इस जो स्थानीय है इनके स्थान पे जो आएगा क्या आएगा गुण आएगा। जब गुण आएगा तो हम इनके उच्चार स्थान समान देखने लगेंगे, किसका उच्चार स्थान समान है। तो हमने देखा कि जो ओ है गुण में जो ओ है इनका क्या है उच्चार स्थान समान है, यानी आ और उ के जो जोड़ने पर जो उच्चार स्थान मिल रहा था कंठोष्ठों मिल रहा था, और कंठोष्ठों में जो ओ है जो गुण में जो ओ है इसका भी उच्चार स्थान क्या है कंठोष्ठव है। इसलिए गुण में जो ओ है हम इन दोनों के स्थान पे उसको आदेशित करेंगे, ठीक है। स्थानीय क्या होता है, स्थानीय होता है जो जिसके स्थान पर किसी को हम जब जो स्थान है ना और आदेश इनके स्थान पर जिसको हम लाएं वो क्या हो जाएगा आदेश हो जाएगा, ठीक है। ये स्थानीय है मतलब कि इनका तो घर है ही है, लेकिन इनके स्थान पे जो आएंगे वो क्या हो गए आदेशित हो गए आएंगे, तो ये क्या हो गए हमारे आदेश हो गए, ठीक है। जो गुण हुआ क्या हुआ आदेश हुआ, और गुण में जो आ रहा है वो ये क्या है उसी घर से आ रहा है तो वो क्या हुआ आदेश भी हुआ।
अब देखिए इसको हम करें म ह और क्या है ओ स। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा महोत्सव। कोई दिक्कत? जैसे हमारा सुरेश बना था ना, उसमें क्या बन गया महोत्सव, बन गया कि नहीं बना? कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब देखिए जैसे महोत्सव बना है, ऐसे क्या बन जाएगा गृहोत्सव, देवोत्सव ना। यानी इसी प्रकार से हम और कई वर्ण बना सकते हैं। महोत्सव बना दिए, चलिए ये आपका दिया गया था आपको वर्ग के लिए, और उसमें लिख लीजिए इस प्रकार से वर्ण महोत्सव, वनोत्सव, वनोत्सव, गृहोत्सव, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन। ठीक है, इतना हो गया। 4 इसकी आप कर लीजिएगा और 4 इसके, यानी हमारा कितना क्लियर हो गया, अ के जितने भी वर्ड थे क्लियर हो गए और ओ के। अब बचा क्या, अ बचा हुआ है। ठीक है, इसको रफ कर दें आप, ये रफ कर दिए। हमारे ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया। अब बचा क्या, ये वाला पार्ट, यानी अ या आ के बाद यदि री या हर्ष री या दीर्घ री आए तो उनके स्थान पे क्या होगा, गुण होगा। और गुण बचा क्या हुआ, सिर्फ अ बचा हुआ है। एक सूत्र आता है उरण रपर, क्या आता है उरण रपर, कहता है ये कि यदि कोई वर्ण कोई अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद री या री आए तो उसके स्थान पे अ के साथ र, और अ या आ के बाद री आए तो उसके स्थान पे अ के साथ ल को जोड़ के रखते हैं, या अ के साथ र को आदेशित रखेंगे और ल के ली के साथ ल को। ठीक है, यानी कह रहा है कि अब जब ये और ये जुड़ेंगे तो जो आदेशित होगा क्या होगा, वो या तो अर होगा या तो अल होगा। किस सूत्र से, उरण रपर से। कहता है यदि गुण में आ रहे हैं अ या आ के बाद री या री आ रहे हैं तो जो आदेशित होगा वो अर होगा। अ या आ के बाद री आ रहा है तो जो आदेशित क्या होगा, अल होगा। इनमें कोई दिक्कत किसी को? कैसे हो रहा है, उरण रपरा से। कहता है कि जब अ या आ के बाद री आ रहा है, री या री आ रहा है तो उनके साथ क्या होगा, अर होगा। ठीक है, तो अर को क्या मानेंगे, गुण मानेंगे। अ या आ के बाद री आ रहा है तो अल होगा, उसके स्थान में जो आदेशित होंगे क्या होगा, अल होगा, जिसे हम क्या मानेंगे, गुण मानेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे हम बताते हैं क्या, महर्षि, क्या बताते हैं, महर्षि। ठीक है,
क्या बता रहे हैं, महर्षि। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका विच्छेद क्या होगा, ये आपका हो गया। विच्छेद क्या होगा इसका, महाधन ऋषि, यानी यहाँ क्या आ गया, आ गया, और यहाँ पे री आ गया। ये कहा कि अ या आ के बाद यदि री आ रहा है तो इनके स्थान पे क्या आदेश होगा, अर आदेश होगा। तो यानी इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, अर। अब अर ही क्यों हो रहा है, हमने इसके पहले क्या देखा था, हमने इसके पहले देखा था जो ए और ओ आदेशित हो रहे थे, ए और ओ आदेशित हो रहे थे, वो क्या थे, हमारे इन उच्चारण स्थानों से क्या थे, जो स्थानीय वर्ण थे इससे मिल रहे थे, यानी इनके उच्चारण स्थान, यानी हमारे स्थानीय वर्णों के उच्चारण स्थान और आदेश के उच्चारण स्थान समान थे। तो क्या जो अर हो रहा है इनके उच्चारण स्थान समान हैं, ये हमें देखना है। तो अ का क्या था, कंठ है, और री का मूर्धा है, ठीक है। तो अब देखें, अ का क्या है, कंठ है, और र क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी यहाँ पर भी बात सही बैठ रही है, इसलिए हम अर कर सकते हैं। यानी क्या, जो हमारे स्थानीय हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है वही हमारा जो आदेशित हो रहा है उसका भी उच्चारण स्थान समान है, इसलिए हम आ और रे के स्थान पे अर को रख सकते हैं, ठीक है। हम इसे उच्चारण स्थान क्यों मिलाने लगे, क्योंकि एक ही स्थान पे कई वर्णों का आदेशित हो रहा था। यानी यदि हम कहें आ और री क्या होगा, तो हमें समझ सकते गुण में हमें 3 वर्ण मिल रहे थे, 3 वर्णों में से किसको रखे हैं, तब देखते हैं कि जो समान हो, यानी जिनके उच्चारण समान हो उसके आधार पर इसको हम ग्रहण कर लेते हैं। चले आगे, तो मह धन सी है यहाँ पे। तो अभी जो र है उरण रपरा से ये अपने बगल वाले के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जोड़ें इसको, म ह को ह अ से मिल जाएगा, और जो सी के ऊपर क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, ठीक है। उरण रपरा कहता है कि जो र है ये बगल वाले के सर पे ऊपर रेफ हो जाएगा, ठीक है। यानी जो रेफ है वो बगल वाले के ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया हमारा, महर्षि, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो महर्षि है, देवर्षि है, राजर्षि है, क्या है, महर्षि हो गया, ऐसे में क्या बन जाएगा, देवर्षि बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देवर्षि में क्या हो जाएगा, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। तो वह में अ है, यहाँ पे री है, और अ और री मिल के क्या बन जाते हैं, अर आदेशित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो र है कहाँ जाएगा, ऊपर, बगल के ऊपर, और जो यहाँ ह है ये व्यंजन है तो अपने बाद वाले स्वर से जुड़ जाएगा। तो ये बाद वाले स्वर से जुड़ गया, जो र था ऊपर चला गया, ये ऐसे क्या बन गया हमारा, महर्षि बन गया। ऐसे क्या बन जाएगा, सॉरी ये हम क्या बना रहे, देवर्षि लिख रहे हैं, सॉरी क्या लिख रहे थे, देवर्षि। यहाँ पे क्या था, देव था, हमने ध्यान नहीं दिया, देव था, ठीक है। देव में जो अ था यहाँ चला गया था, तो इसके स्थान क्या आदेश हो गया था, अर, और यहाँ पे सी बचा हुआ था। अब ये जो व है हमारा क्या है, ये व्यंजन है, जब व्यंजन है तो बाद वाले स्वर से जुड़ जाएगा, तो ये बाद वाले स्वर से जुड़ गया, जो र था बाद वाले के ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बाद वाले के ऊपर चला गया, क्या बन गया हमारा, देवर्षि बन गया। कोई दिक्कत नहीं में,
कोई दिक्कत हुई? यानी कि देवर्षि सिद्ध हो गया, जैसे महर्षि वैसे ही देवर्षि। और क्या बनेगा इसी प्रकार से? राजर्षि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राजर्षि बन जाएगा। ठीक है, आप खुद भी एक आध प्रयास कीजिएगा ताकि आप आपसे भी बनने लगे। यानी हमारा ये वाला भी हो गया। अब बचा सिर्फ एक। ठीक है, क्या बचा? अ या आ के बाद जब लृ होता तो वहाँ पे क्या आदेश हो जाएगा? अल आदेशित होगा ना। जैसे यदि पूछें कि तवलकारः में कौन सी संधि है, तवलकारः में कौन सी संधि है, तो क्या बताएंगे आप? गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। इसका विच्छेद क्या होगा? तव धन लिकार, तव धन लिकार। तो अब तव में यहाँ पे अ था, व का अ ले लिए हम, और यहाँ पे क्या था? लिर था। अब फिर वही सिचुएशन, अ या आ के बाद लिर आ गया, तो इसके सामने क्या आदेश होगा हमारा? अल। तो ये हमारा यहाँ क्या लिख दिया हम? अल ना। फिर यहाँ पे त रहेगा, वह अभी स्वरहीन रखिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? कार्य। ये बचा हुआ है। अब ये क्या है? स्वर से हीन है, वह स्वर से हीन है। कहाँ जुड़ जाएगा? बाद वाले से जुड़ जाएगा, तो वह हो गया। अब ल आधा ल यानी कि जो व्यंजन है, फिर कार्य यहाँ पे हम ऐड कर दिए, जोड़ दिए। क्या हो गया हमारा? तवल कार्य। क्लियर हुआ? यानी कि आपको हमने अब दो संधियाँ बता दी। कौन कौन सी? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि। गुण संधि में आप क्या बताया? हमने कहा कि अदें गुण, अदें गुण कहता है कि क्या है? गुण संज्ञक करने वाला सूत्र है। क्या है? गुण संज्ञक करने वाला सूत्र है। यानी अ, ए और ओ। इतना क्लियर हो गया ना? अब एक आप उठा दे रिकैप में जल्दी से। पहला सूत्र हम क्या सीखेंगे? हम अदें गुण कहता है कि अ, ए और ओ क्या है? ये गुण संज्ञक वर्ण है। क्या है? गुण संज्ञक वर्ण है, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर था आद गुण। क्या था? आद गुण। यह कहता है अ या आ के बाद कोई स्वर आए तो उनके स्थान पे गुण आदेशित हो जाता है। अ या आ के बाद कोई स्वर आए तो उन दोनों के स्थान पे क्या होता है? आदेशित हो जाता है। क्या? गुण आदेश हो जाता है। जैसे अब गुण में क्या क्या था? अ, ए और ओ हमने दिखाया। जैसे देवर्षि हमारा बन गया था, और रमेश बन गया था, वनोन्मूलन बन गया था, और क्या बन गया था? तवलकारः बन गया था। बना था कि नहीं ना? ठीक है दोस्तों, समझा गया ना गुण संधि? यानी अब आपके जो 8 भेद थे, कितने भेद थे? 8 भेद थे। उन 8 भेदों में से आपके 2 काम हो गए। नंबर 1 दीर्घ संधि समाप्त हो गई थी आपकी कल बीते दिन, और ये नंबर 2 क्या खत्म हुआ है आज? गुण संधि समापन। यानी हम उम्मीद करते हैं आपको ये 2 संधियाँ क्लियर हो गई होंगी। हो गई हैं? रफ कर दें इसको।
नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे में।